प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको पता है 14 अप्रैल का दिन है। ये इतिहास के पन्नों के तौर पर देखा जाए तो बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था और उनकी चर्चाएं और उनके किस्से, उनका इतिहास पूरी दुनिया को पता है क्या है क्या नहीं है। इस पावन पर्व पर आज हम हमारी क्लास में एक नया एडिशन शुरू करने जा रहे हैं, वो है विज्ञान की कक्षाएं। ठीक है ना? आज से विज्ञान की कक्षाएं हम नियमित रूप से लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास में शामिल करने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है? क्योंकि आज जो हमारी विज्ञान की क्लास है प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या है, फिर विज्ञान में पढ़ना विज्ञान को क्यों आवश्यक है, किन किन चीजों का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और विज्ञान को कैसे पढ़ा जाता है, वो सारी चीजें हम इस विज्ञान की बेसिक क्लास में जानेंगे। ठीक है ना? ये क्लास हमारी कक्षा पहली से लेकर के कंप्यूटर तक के विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है? क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, कई बार हम सब्जेक्ट की चर्चा करते 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 बहुत गहराई तक चले जाते हैं। जिस प्रकार गोताखोर समुद्र में गहराई तक जाता है तो वापस आने में उसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना? तो ठीक उसी प्रकार हम सब्जेक्ट में तह तक तो चले जाते हैं, लेकिन ऊपरी ज्ञान से रूबरू नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है। मैं कई सारे विद्यालय में जाता हूँ और जाने पर पाया गया कि विद्यार्थियों को बेसिक नॉलेज है नहीं। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बेसिक पूछा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास। कारण क्या है कि हम समझ नहीं पाते कि विद्यार्थी का जो माइंड है उसके अंतर्गत क्या कुछ नॉलेज है। ठीक है ना? ये साइकोलॉजी हम जान नहीं पाते हैं। साइकोलॉजी को जाने बिना हम ऊपर ऊपर पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बेसिक चीजें, वो छोटी छोटी चीजें, वो बारीक चीजें फिर भी रह जाती है। ठीक है ना? तो आज जो हम चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वे करेंगे विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों विज्ञान। ठीक है? जिसको मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इंग्लिश में कहते हैं साइंस, हिंदी में कहते हैं इसको विज्ञान। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो ये विज्ञान है, ये विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द प्रिय विद्यार्थियों? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है वी और दूसरा है ज्ञान। ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें कि वी और ज्ञान, वी का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों वह होता है विशेष। वी का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है ज्ञान। ठीक है? यानी हम कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान या विशेष नॉलेज, है ना, स्पेशल नॉलेज। ठीक है? विशेष ज्ञान या स्पेशल नॉलेज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कौन सा स्पेशल नॉलेज, कौन सा विशेष ज्ञान, आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, हमने ये तो चर्चा की कि विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, ये तो चर्चा हमने कर दी। अब चर्चा ये होगी कि विशेष ज्ञान कैसे। अब ध्यान देना, विशेष ज्ञान का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान क्या? ऐसा ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा क्या हो? प्रमाणित हो। ठीक है? प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो। अब ध्यान दीजिए, ये जो शब्द है कि विशेष ज्ञान, तो हम कहेंगे कि विशेष ज्ञान किसे कहेंगे? तो आइए समझते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है एक शब्द की प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। ऐसा ज्ञान, प्रकृति में अंतर्निहित वह ज्ञान जिसको हम किसी प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित करके उसको अर्जित करते हैं, तो उस प्रकार के ज्ञान को या प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है? हमने पढ़ा कि विज्ञान, उसके बाद में विज्ञान है प्रिय विद्यार्थियों वो दो शब्दों से मिलकर के बनी है, वी और ज्ञान। अब ध्यान दीजिए, ये जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान, ये प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है? अब इसकी मूल बात की जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो मूल बात का मतलब ये हुआ कि प्रयोगों द्वारा प्रमाणित तो होनी चाहिए, लेकिन ये सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है। सत्यता की कसौटी पर
खरा उतरता हो। यानी विज्ञान होगी, जहां भी विज्ञान शब्द आएगा वहां किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज नहीं होगी, ठीक है ना, यानी फेक इंफॉर्मेशन नहीं होगी। विज्ञान जितनी भी है वो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित है। और दूसरी बात है कि प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करने पर इस प्रकार का एक अनुकूलित या कैलकुलेटेड नॉलेज है जिसको हम कहते हैं, इसमें सत्यता की कसौटी पर 100% होता है। किसी भी प्रकार की फेक थ्योरी विज्ञान में संभव नहीं है। यदि कोई फेक न्यूज है भी, फेक इंफॉर्मेशन है भी विज्ञान में, तो विज्ञान में आते 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 धीरे धीरे वो रिजेक्ट कर दी जाती है, अमान्य कर दी जाती है, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे रूल रेगुलेशन नियम हो, लेकिन वो सारा सारा अमान्य कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब किसी भी विषय के बारे में, प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी, है ना, विज्ञान का मतलब हुआ किसी भी विषय के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी विषय के बारे में जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है, प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी विषय के बारे में प्राप्त सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है, जो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होता है, जो सत्यता की कसौटी पर उतरता है, उसको हम कहते हैं, प्रिय विद्यार्थी, विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान, ठीक है। ध्यान देना, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आपको थ्योरी नहीं लिखाई जाएगी इस क्लास में, ठीक है ना, इसलिए आप कान खोल करके बैठे और पूरा का पूरा ध्यान है आपका व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आज तक कई बार 12th तक पहुंचने के बाद भी नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित ज्ञान है, यानी संग्रहित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों? विज्ञान कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। दूसरी बात प्रिय विद्यार्थी ये है कि व्यवहारिक तौर पर देखा जाए, व्यवहारिक तौर पर प्रिय विद्यार्थियों जो देखा जाए तो क्या होगा? व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो जो विज्ञान शब्द है, ठीक है, क्या विज्ञान शब्द व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये विज्ञान शब्द है, ये क्या है? ये लैटिन भाषा के, व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ये विज्ञान शब्द है। इसको इंग्लिश में प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं? साइंस, SCIENCE, ठीक है। यानी विज्ञान जो शब्द है इसको अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। ये साइंस व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो लैटिन भाषा के साइंस या शब्द से मिलकर के बनी है। किससे? SCIENTIA, लैटिन भाषा के साइंस या वर्ड से प्रादुर्भाव इसका हुआ है। किसका? विज्ञान का। यानी व्यवहारिक तौर पर, सामान्य तौर पर देखा जाए जो विज्ञान है हमारा, ये विज्ञान, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंस या शब्द से मानी जाती है, ठीक है। और साइंस या शब्द का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है टू नो। क्या? टू नो, ठीक है। यानी लैटिन भाषा के जो साइंस या शब्द से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, इस साइंस या शब्द का मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। क्या होता है? टू नो का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, या इसको हम कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह सकते हैं इस शब्द में? जानना। क्या कह सकते हैं? जानना। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो ये विज्ञान है ये लैटिन भाषा के, इसको हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, और अंग्रेजी का जो साइंस है ये लैटिन भाषा के साइंस या शब्द से मिलकर के बना है, ठीक है ना। अब ये साइंसिया का मतलब होता है वो बेसिकली हिंदी में होता है, इंग्लिश में टू नो, और हिंदी में अर्थ होता है जानना। यानी किसी भी विषय के बारे में किसी भी विषय के बारे में जानना जो प्रयोग द्वारा प्रमाणित हो, यानी स्पेशल या विशेष ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। और इस विज्ञान या साइंस है, ये विद्यार्थी, ये जो विज्ञान है और साइंस है, इस मूल भाव, इस साइंस और विज्ञान का जो मूल अर्थ है, विज्ञान या जो साइंस है, इसका जो मूल अर्थ है प्रिय विद्यार्थियों, मूल अर्थ ही है, इसको कहते हैं हम वास्तविक ज्ञान। मैंने पहले भी चर्चा की प्रिय विद्यार्थियों, क्या चर्चा की? कि जो विज्ञान में जितना कुछ होगा वो सारा सारा फैक्ट होगा। फैक्ट का मतलब ऐसा तथ्य होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। वो सारा सारा प्रयोग द्वारा प्रमाणित होगा। प्रयोग द्वारा प्रमाणित होने के साथ साथ में ये सत्यता की कसौटी पर इस कदर
उतरा हुआ होगा नॉलेज, इस प्रकार कैलकुलेटेड नॉलेज होगा कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या असत्यता संभव नहीं है, यानी त्रुटि है वो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। किसमें? विज्ञान में। और इसलिए विज्ञान का मूल जो अर्थ होता है वो होता है वास्तविक ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान जो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो उसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? विज्ञान कहेंगे। एक ही शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान को, रियल नॉलेज, द रियल नॉलेज वी कॉल साइंस, ठीक है ना? हाँ, वास्तविक ज्ञान है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? आज से पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, बहुत सारी थ्योरियां पढ़ी होगी साइंस में, बहुत कुछ हम आगे निकल गए होंगे, लेकिन ये जो चीजें बेसिकली ये किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्लास में मैंने पढ़ते हुए नहीं देखा है, न किसी को पढ़ाते हुए देखा, ठीक है ना? हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि धरातल से लेकर के कैसे हर्ष से अर्थ तक पहुंचाया जाए आपको, है ना? इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आमंत्रित करके, सम्मिलित करके हमारा मनोबल बढ़ाए। हम कोशिश करेंगे आपको ए से जेड तक विज्ञान के अंतर्गत नॉलेज देने की, ठीक है ना? मैं एक बार पुनः बता दूं कि मैंने विज्ञान में एज साइंस में बीएससी, बीएड और एमएससी कर रखा है ना? मास्टरी जो है हमारी वो बॉटनी में है, बॉटनी पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना? वनस्पति के अंतर्गत। हाँ, और यहाँ पर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र आप देख रहे हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के अंतर्गत ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती के अंतर्गत वनस्पतियां ही वनस्पतियां हैं। कई ऐसी वनस्पतियां हमारे खेतों में पाई जाती है जिसका महत्व हमें पता नहीं है, लेकिन वैश्विक पटल पर देखा जाए तो वनस्पतियां करोड़ों रुपए के भाव से बिकती है, लेकिन हम उन सभी से अनभिज्ञ है। वो सारी चर्चाएं हम इस विज्ञान की क्लासों में करेंगे, ठीक है ना? इस बेसिक क्लास के बाद में जो प्रिय विद्यार्थियों क्लासें लगेगी वो क्रमिक रूप से लगेगी 6वीं से लेकर के 10वीं तक, ठीक है ना? हम कोशिश करेंगे पहले 9वीं और 10वीं को पढ़ाने की और 8वीं को, ठीक है ना? हाँ, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब दूसरी बात, यहां तक कुछ दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, आधुनिक जो दर्शन शास्त्र है, क्या है प्रिय विद्यार्थियों? आधुनिक जो दर्शन शास्त्र है, उस दर्शन शास्त्र के अनुसार जो आधुनिक जो दर्शन शास्त्र है, उस दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रिय विद्यार्थियों परम ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या है? परम ज्ञान का मतलब हुआ ऐसा ज्ञान जो सत्यता पर हो। लेकिन आज के युग में आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा फैंसी युग है, बहुत ही ज्यादा मायावी युग है, इसमें ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं इंसान के लिए, है ना? ये आपकी और मेरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा संभावना लेकर के चलते हैं कि आज का जो युग है, जिस इरा के अंदर हम जी रहे हैं, इस युग में ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है जैसे आंख हो, नाक, कान, जो भी जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है ना? तो इन ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं है। फिर भी हमें विद्यार्थियों को कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे 24 कैरेट का गोल्ड होता है वैसा रहना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा रहता है तो वो जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये सफलता का स्केल है, वो केवल सर्विस से, केवल रोजी रोटी या नौकरी से नहीं आंका जा सकता। ये बहुत बड़ा शब्द है, जीवन एक बहुत बड़ा अमूल्य शब्द है। इस शब्द की परिभाषा जिसने जानी है वो निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सफलता भी उन्हें मिलती है, ठीक है ना? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आधुनिक दर्शन शास्त्र के अनुसार परम ज्ञान, जो आधुनिक हमारा दर्शन शास्त्र है प्रिय विद्यार्थियों, क्या आधुनिक जो दर्शन शास्त्र है प्रिय विद्यार्थियों, इस दर्शन शास्त्र के अनुसार, ठीक है, इनके सिद्धांतों के अनुसार जो परम ज्ञान है, ये परम ज्ञान, ठीक है, ये परम ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? मैंने बताया कि ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रख पाना इस युग के अंतर्गत बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है? अब क्या होगा? संभव नहीं है, अर्थात जो सभी ज्ञान है वो सापेक्ष रूप से साथ साथ चलेंगे, है ना? परम ज्ञान संभव नहीं है तो क्या करेंगे? तो सभी जो ज्ञान है, सभी प्रकार का जो नॉलेज है वो सापेक्ष रूप से आपके साथ साथ चलेगा। यानी हमें प्रकृति में हर एक चीज देखने को मिलेगी, उससे हम विशेष करके जानना चाहेंगे तो आप हर तरीके से, हर प्रकार से नॉलेज ग्रहण करते जाओगे, ठीक है ना? अब ध्यान देने,
मगर हमने कहा कि परम ज्ञान का मतलब हुआ कि सामान्य वैज्ञानिक विचार के सापेक्ष त्रुटिहीन होते हैं। ध्यान रखना, परम ज्ञान जितना भी है, यानी जिसको हम विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान या विज्ञान से भी परम ज्ञान का हम आंकलन करें तो विज्ञान से भी एक बेहतरीन चीज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रुटि बिल्कुल संभव नहीं, न गणे के बराबर। तो ऐसी स्थिति में परम ज्ञान है वो संभव नहीं है। लेकिन विज्ञान है, इस विज्ञान में समय के साथ साथ में जैसे जैसे परिवर्तन हुए, जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता पड़ी, विज्ञान में कहा जाता है कि आवश्यकता है वो आविष्कार की जन्म ही होती है, ठीक है ना। जो जैसे जैसे व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी तो धीरे धीरे विज्ञान है वो तेज या द्रुत गति से विकास करने लगा। आज आप देख रहे हैं हर एक दिन प्रकृति में जो कुछ दिखाई देता है वो सारी विज्ञान की देन है। लोग अपनी अपनी समझ और अपने अपने विचार और अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से अलग अलग अनुमान, अलग अलग गैस लगाते हैं। मगर मेरा ये मानना है विज्ञान के तौर पर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में जो चीजें आपको दिखाई दे रही है भौतिक रूप से, वो सारी विज्ञान की ही देन है, ठीक है ना। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब आगे चलते हैं। विज्ञान में प्रिय विद्यार्थियों कुछ चीजें ऐसी होती है जो कर्मिक रूप से चलती है। मैंने कहा कि प्रकृति में निहित कर्मिक रूप से जो नॉलेज होता है ना, कर्मिक रूप से अर्जित जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान है इन 4 पिलरों पर खड़ी है। इससे पहला है वाट, विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, क्या है। तो दूसरा है वाई, विज्ञान क्यों है, ठीक है, यानी विज्ञान क्यों आवश्यक है। और तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों कब, तीसरा है वैन। पहला है बात कि विज्ञान में क्या है, दूसरा क्यों है, और तीसरा कब है, और चौथा है कब है यानी अब है तो वो कैसे है, इसको हम कहेंगे अपने विद्यार्थियों हाउ, ठीक है, कैसे। यानी विज्ञान क्या, क्यों, कब और कैसे पर खड़ी है। ये चारों चीजें आप मिलाकर के देखोगे, इन्हीं में से सारा खेल विज्ञान रचती है, ठीक है ना। यदि ये विज्ञान में क्या है, फिर क्यों है, फिर कब है और फिर कैसे हुआ, यानी क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों का जवाब है, इसे हम विज्ञान कहते हैं वास्तविक रूप से, ठीक है ना। वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य ये बात है प्रिय विद्यार्थियों कि जो प्रश्न हमारे मन में उठता है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्ति के माध्यम या चरण कौन कौन से, ठीक है ना। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है अर्थात हम विज्ञान की प्राप्ति करनी है, यानी विज्ञान का नॉलेज, विज्ञान का ज्ञान प्रिय विद्यार्थी यदि हम अर्जित करना चाहते हैं तो विज्ञान का ज्ञान हम अर्जित करना चाहते हैं तो हमें किन किन स्टेप से, किन किन रास्तों से निकलना होगा, चलना होगा, ताकि हम विज्ञान की एक सटीक जानकारी या सूचनाएं प्राप्त कर सकें। तो उसमें से देखा गया प्रिय विद्यार्थियों, जो विज्ञान है, मैंने कहा विज्ञान का कर्मिक अध्ययन है, ठीक है ना। हाँ, कुछ चरणबद्ध कर्मिक अध्ययन है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो वो कौन सा है चरणबद्ध कर्मिक अध्ययन, ठीक है। तो उसमें जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला है वो प्रिय विद्यार्थियों प्रेक्षण, ठीक है। बिना प्रेक्षण, प्रेक्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जर्वेशन। ये बिना ऑब्जर्वेशन या बिना प्रेक्षण के विज्ञान की कल्पना ही संभव नहीं है। विज्ञान है तो सबसे पहला आता है प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में गहराई से जानेंगे तो एक चीज निकल करके आती है कि हमें समस्या क्या आती है, ठीक है। और उस समस्या की पहचान करना जरूरी है। समस्या की पहचान नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आइडेंटिफाइंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है ना। समस्या की पहचान किए बिना विज्ञान के युग में या विज्ञान के संदर्भ में आगे बढ़ना मुश्किल काम होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, समस्या कैसे, जैसे आप किसी रोग के बारे में शोध कर रहे हो तो उसको प्रेक्षण देखोगे, ज्यादातर गहराई से पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको कुछ न कुछ समस्याएं मिलेगी। अब समस्याओं को देख करके आप भाग जाओगे तो वो विज्ञान नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान से कन्वर्ट होकर के कला में चली जाएगी। लेकिन विज्ञान का मतलब होता है और जो समस्या है उस समस्याओं की सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आपको पता होगा प्रिय विद्यार्थियों कि आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूछता है क्या होता है, जुबान निकालो, आंखें खोलो,
स्टेथोस्कोप लगा करके आपकी धड़कन वगैरह देखता है। क्यों देखता है? फिर पूछता है कितने दिनों से आपको दिक्कत है, कोई कहता है उल्टी हो रही है या पेट दर्द हो रहा है, तो पूछता है कितने दिनों से है, क्या खाया था, वो सारी सारी पूछता है। पूछता क्यों है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है बेकायदा, कि पढ़ाया क्या जाता है कि इस बीमारी के ये करेक्टर है और इस करेक्टर मिले तो ये फलानी फलानी बीमारी है, और यदि फलानी बीमारी किसी को हो जाए, ये बीमारी हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस के अंतर्गत ये है। ऐसा उनको पूर्व में पढ़ाया जाता है एज ए ट्रेनिंग के दरमियान, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए वो आप देख रहे हो कि सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है चीज को, किसी को ऑब्जर्व करने के बाद में समस्या क्या है उसकी पहचान करता है, समस्या पहचान करने के बाद में करेक्टरों का निर्धारण करता है और फिर ट्रीटमेंट आपको देता है। मैं ये समझा रहा हूं उदाहरण के तौर पर, है ना, ताकि आप जैसे उदाहरण लेंगे, हम जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को लेंगे तो निश्चित रूप से विज्ञान है वो हमें जल्दी या आसानी से समझ में आएगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान देना, जैसे ही समस्या की पहचान होती है, अगला स्टेप आता है प्रिय विद्यार्थियों, परिकल्पना का निर्माण। क्या? परिकल्पना का निर्माण। जैसे ये चीजें हमें समझ में आती है तो अगला हमारा जो स्टेप है प्रिय विद्यार्थियों, वो है परिकल्पना का निर्माण। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो और इसको 3 नंबर दे दो। यानी कुछ स्टेप है जिनसे होकर के गुजरना होता है। उसके बाद में आपके पास कैलकुलेटेड जो नॉलेज होता है, कैलकुलेटेड जो नॉलेज होता है, वो आपका क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा, ठीक है ना। अब परिकल्पना का निर्माण हो गया। परिकल्पना के निर्माण के बाद में प्रिय विद्यार्थियों अगली जो चीज आती है वो निकल कर आती है प्रायोगिक परीक्षण। क्या आती है? वो है प्रायोगिक परीक्षण। अब ध्यान देना, विज्ञान है, बिल्कुल आसान भाषा में समझे, विज्ञान है, इसका मतलब प्रैक्टिकल के बिना, आप जनरली अनपढ़ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल का अर्थ क्या है वो उनको आता है या नहीं आता है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, मगर ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। मगर ये जो प्रायोगिक परीक्षण है, ये प्रायोगिक परीक्षण के आधार पर ही विज्ञान टिकी है। विज्ञान ने देखा कि कुछ माइक्रो जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीव होते हैं तो आपको पता कैसे? कहने से केवल चलता नहीं, विज्ञान माइक्रोस्कोप लेती है और जहां जहां सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी वहां सरफेस लेती है और वो उसको माइक्रोस्कोप से देखती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा दही है, दही हम खाते हैं, दही पहले दूध होता है, दूध के अंतर्गत जैसे खट्टी चीज डालते हैं तो ये कुछ किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया के मार्फत ये दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दही में कन्वर्ट होने के बाद में प्रिय विद्यार्थियों दही का कुछ हिस्सा यानी छोटी सी बूंद को आप माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो देखने पर आपको लगेगा कि दही में बहुत बड़े बड़े कीड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार कोई कैसे कीड़े मिलेंगे, कोई कैसे मिलेंगे, कोई कैसे मिलेंगे, इस प्रकार बहुत सारे कीड़े आपको वहां दिखाई देंगे दही में। अब आप माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जिसने साइंस नहीं पढ़ी है वो खाएगा उसको, क्यों? उसको लगेगा कि इसमें कीड़े हैं जो नुकसान करेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से देखे जाए तो वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं जो दही में पाए जाते हैं। मगर ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ये आपके पाचन में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। पाचन में क्या होते हैं? मददगार होते हैं। इसलिए दोपहर में आपको दही मिले तो दोपहर में दही का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए एक उत्तम माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो मैं बात कर रहा था प्रयोग द्वारा, यानी विज्ञान ने जो चीजें कल्पना में आई, जो दिमाग में आई चीजें, उन चीजों के बारे में प्रिय विद्यार्थी विज्ञान क्या करती है? ये जो प्रैक्टिकल करती है, ये जो देखती है वास्तविकता है या नहीं है, और वास्तविकता दिख जाते हैं इसका मतलब वो चीजें सत्य है। मैंने पहले भी कहा विज्ञान में, मैंने कहा कि विज्ञान में सत्यता के अलावा कुछ भी नहीं है। फैक्ट जो चीजें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब और जैसे जैसे प्रायोगिक परीक्षण होता है तो अगला स्टेप आता है प्रिय विद्यार्थियों, प्रायोगिक परीक्षण करने के बाद में जो चीजें निकल करके हमें सामने आती है उसको हम कहते हैं सिद्धांत। क्या कहते हैं? सिद्धांत, ठीक है। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? सिद्धांत कहते हैं। यानी प्रायोगिक परीक्षण या प्रैक्टिकल के बाद में जो चीजें हमारे पास निकल करके आती हैं, परिणाम के तौर पर हमारे पास जो चीजें सामने आती है वो सारी सारी चीजें एज ए सिद्धांत का निर्माण करती है। क्या करती है? वो सारा सारा सिद्धांत का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, जो विज्ञान है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? जो विज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है? कई बार हम देखते हैं कि जो प्रकृति में, मैं तो ये सब मानता हूं कि प्रकृति में हर एक एक्टिविटी या हर एक क्रिया के पीछे कोई न कोई उद्देश्य निहित जरूर है,
बिना उद्देश्य की दुनिया में एक्टिविटी नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका भी उद्देश्य है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो भी उद्देश्य है, आप खेल रहे हैं तो भी आपका उद्देश्य है, आप कुछ लिख रहे हैं तो भी आपका उद्देश्य है, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं तो भी उद्देश्य है कि भविष्य में मैं डॉक्टर बनूंगा, भविष्य में इंजीनियर बनूंगा, भविष्य में बहुत बड़ा आईएएस बनूंगा, बहुत बड़ा राजनेता बनूंगा, बहुत बड़ा उद्योगपति बनूंगा, टाटा बिरला जैसा। तो इस प्रकार की जो चीजें आप सोचते हो, कल्पनाएं करते हो, ये सारी क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी प्रिय विद्यार्थियों ये क्या है, उद्देश्य है, ठीक है ना। इन हर एक क्रियाओं के पीछे कोई कोई उद्देश्य जरूर निहित होता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है उद्योगपति बन गए तो बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, ऐसा आराम से जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है ना। आईएएस बन जाएंगे तो बहुत बड़ा स्केल पर हमारे को लोगन सोसाइटी में या पूरे देश प्रदेश में भी मान सम्मान होगा और इतनी सिक्योर होगी, ऐसा आराम से जिंदगी गुजर जाएगी। तो यह कहने का मतलब हुआ कि हर एक क्रिया के पीछे कोई कोई उद्देश्य निहित होता है। तो विज्ञान का उद्देश्य क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों जो विज्ञान का उद्देश्य है क्या है, उद्देश्य। मैंने कहा हर एक क्रिया के पीछे कोई कोई उद्देश्य है, तो विज्ञान तो एक बहुत बड़ा अपने आप में शब्द है, तो इसका कोई कोई उद्देश्य जरूर होगा। उद्देश्य क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इस विज्ञान के संदर्भ में हम देखें तो विज्ञान का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य है। अब उद्देश्य है क्या, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब विज्ञान का मूल जो उद्देश्य प्रिय विद्यार्थी क्या है, जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य प्रिय विद्यार्थी क्या है, मूल उद्देश्य है कि विज्ञान के मार्फत, किसके मार्फत, विज्ञान के मार्फत, है ना, हाँ मार्फत उर्दू का शब्द है, यानी विज्ञान के कारण, ठीक है ना, या विज्ञान के लिए, विज्ञान के मार्फत खोजे गए जितने भी नियम हैं, ठीक है, विज्ञान के मार्फत खोजे गए जितने भी प्रकृति के नियम हैं, या विज्ञान की खोज के मार्फत जो जितने भी प्राप्त नियम हैं, ठीक है, या सिद्धांत है, उनका या तो मानव या यूं कहें जीवों के कल्याण में, जीवों के कल्याण के लिए लागू करना, ठीक है ना, या अनुप्रयोग करना, जीवों के कल्याण के लिए अनुप्रयोग करना, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान दीजिए, शब्द को समझें कि विज्ञान के अंतर्गत जो भी खोज होती है, जो भी रिसर्च होती है, जो भी अनुसंधान होते हैं, जो भी प्रयोग होते हैं, उन प्रयोग का या विज्ञान, संपूर्ण विज्ञान का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य रहता है। मूल वह उद्देश्य है कि विज्ञान के अंतर्गत खोजे गए नियम और सिद्धांतों का मानव या संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग का मतलब होता है कोई जीव किसी दिक्कत में है तो उसका समाधान भी विज्ञान के अंतर्गत, आप देख रहे हो जिस प्रकार की जितनी भी प्रकृति में बीमारी है, उन बीमारी का सॉल्यूशन केवल मात्र विज्ञान ही है, ठीक है। ये विज्ञान ध्यान रखना, आगे जाकर के बहुत अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगी। आगे हम कुछ चर्चाएं ऐसी करेंगे जो आप रोचक चर्चाएं होगी, आप लगातार जुड़े रहें। ये विज्ञान जो विज्ञान के मार्फत ज्ञान है या सिद्धांत है, नियम है, ये सिद्धांत नियम या विज्ञान का उद्देश्य है इन सिद्धांतों को जीवों या मानव के कल्याण के लिए उपयोग करना, अनुप्रयोग करना, जिसके मार्फत उन जीवों या मानवों को या मानव को राहत मिल सके, ठीक है, मदद मिल सके, राहत मिल सके, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल सके, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस विज्ञान के अंतर्गत निहित होती है और यही इसका मूल उद्देश्य माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे कैसे, उदाहरण के तौर पर हम समझें तो उदाहरण के तौर पर ये हुआ प्रिय विद्यार्थी, जैसे कोई माना कि मैं हूं, मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी में प्रॉब्लम हो गई तो आज से पहले जितने भी सिद्धांत है विज्ञान के अंतर्गत वो मेडिकल साइंस में पढ़ाए जाते हैं। वहां मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगा तो वो डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखेंगे, ट्रीटमेंट लेते ही मेरा वो जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के मार्फत जितना भी जो सिद्धांत है, जितने भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, उसका मूल उद्देश्य क्या है कि मानव या जीवों के कल्याण के लिए। दूसरा हम समझें, जैसे कई बार आपने देखा होगा एक नियम है ऊष्मागतिकी का, ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का जो नियम है प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मागतिकी का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देख रहे हैं चमचमाती हुई बहुत बड़ी गाड़ियां, जैसे रेंजर है, रेंज रोवर है, ठीक है ना, डिफेंडर है, मर्सिडीज है, फॉर्च्यूनर है, कई सारी चीजें, स्कॉर्पियो वगैरह यहाँ जनरली आपने पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में चलती है, मध्यम वर्गीय के पास में। तो ये सारी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जिस गति से दौड़ती है वो सारा उसमें जो इंजन है वो इंजन है इस ऊष्मागतिकी के नियम का एक उदाहरण है, ठीक है। अब ध्यान दें, ऊष्मागति का मैंने कहा जितने भी नियम विज्ञान में हो मानव
या जीवों के कल्याण के अनुप्रयोग के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये ऊष्मागति का जो सिद्धांत था या नियम था, इस नियम को मानव या जीवों के कल्याण के लिए काम में आया या नहीं आया, ये बताओ मुझे। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग नहीं होता तो आज ये चमचमाती जो गाड़ियां दौड़ती है हाईवे पर, ये नहीं दौड़ती। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का खेल है। धीरे धीरे समय के साथ में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो परिवर्तित हुआ कुछ, और परिवर्तित होने से आज स्मार्ट इंजन बन गए, जिसकी वजह से आप देख रहे हो गाड़ियों की रेटें हैं, और गाड़ियां जब दौड़ती सड़क पर, पुरानी गाड़ियां होती थी जैसे निशान वगैरह यहाँ पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, तो निशान आप देख रहे हो जो स्पीड से आज गाड़ी भाग रही है उससे निशान थोड़ी भागती थी, मगर वो भी ऊष्मागतिकी का रिसाव था। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय में आवश्यकता पड़ी, तो मैंने कहा विज्ञान के अंतर्गत आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता पड़ी उस हिसाब से इसमें धीरे धीरे मॉडिफाई होता गया, होते 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 आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आप बटन दबाते हो तो भी यहाँ से वहां तक पहुंच जाते हो। ठीक है ना? हाँ, ये चीजें आप देख रहे हो। और दूसरी प्रिय विद्यार्थी बात करें, अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो विज्ञान है, विज्ञान क्या है, विज्ञान में क्या क्यों पढ़ना है, विज्ञान कैसे पढ़ना है। ठीक है ना? तो इसका जो उद्देश्य थे अपने विद्यार्थियों, मानव कल्याण या जीवों के कल्याण के लिए अनुप्रयोग करना, किसका? विज्ञान द्वारा जो सिद्धांत है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या होगी? वो होगी कि जो विज्ञान है, विज्ञान के साथ साथ में एक शब्द आता है कला। क्या आता है? कला, जिसको हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों आर्ट। ठीक है, और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों वो है विज्ञान। अब ध्यान देना, हमारे दिमाग में आता है कला और विज्ञान, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर हम देखते हैं 10वीं के बाद ये सारी चीजें देखने को मिलती है, मगर बेसिकली जीवन से जुड़ी हुई ये चीजें हैं, इसकी हम जिक्र करेंगे तो कहेंगे कि जो कला है और विज्ञान है इसमें बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। अंतर कैसा देखा गया है? जो ध्यान रखना, कला का मतलब कला के आधार पर जो व्यक्तिगत अनुभव और अंतःचेतना, ठीक है ना, कला का जो आधार होता है वो मूलतः ये जो कला है इसका जो प्रिय विद्यार्थियों आधार या बेस होता है, क्या होता है? आधार या बेस होता है। वो क्या है? वो है प्रिय विद्यार्थियों व्यक्तिगत अनुभव और अंतःचेतना। क्या है? यानी व्यक्तिगत अनुभव, यानी मैंने आज तक जितना कुछ पाया वो सारा सारा क्या है? इस कला का हिस्सा है। तो कहेंगे व्यक्तिगत अनुभव वो क्या है? अंतःचेतना। अंतःचेतना का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों अंतर मन से निकली हुई तरंगें। ठीक है ना? हाँ, अब ध्यान देना, आपका जो अंतर मन है, आपका जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, आपका जो आध्यात्मिक सिस्टम है, उसमें क्या क्या चल रहा है वो सारी आपके उससे जो प्राप्त होती है व्यक्तिगत अनुभव और अंतःचेतना है, इन दोनों का जोड़ है या इन दोनों को मिलाकर के जो प्राप्त होता है वो सारा क्या है? कला का हिस्सा है। क्या है? कला कैसा है? दूसरी ओर हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों विज्ञान। अब कला में एक चीज देखें तो जिससे कला में क्या आती है, एक शब्द है परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता कैसे? जैसे मेरा उदाहरण ले लो, जैसे मैं बच्चा था तो बच्चा था उसमें इतनी समझ नहीं थी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। लेकिन जैसे जैसे समय का रोल आउट होता गया और समय परिवर्तित होता गया, आगे से आगे बढ़ता गया और उम्र बढ़ती गई, तो धीरे धीरे आईक्यू लेवल है वो बढ़ता गया, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं यदि नहीं दौड़ूंगा तो आपको पता है कि एक कहावत है कि सोया हुआ सिंह भी भूखा मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी चेतनाएं क्यों आई? क्योंकि ये सारी चीजें जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये चीजें स्वाभाविक है। ठीक है, तो परिपक्वता जैसे आती है तो अनुभव और व्यक्तिगत अनुभव और अंतःचेतना के जोड़ के मार्फत जो परिपक्वता आती है, यही वास्तविक में क्या है? कला है। इसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों जो विज्ञान है, ये विज्ञान में मैंने अभी चर्चा की, विज्ञान एक प्रेक्षण यानी प्रेक्षण व तर्क के आधार पर, इसके आधार पर वहां व्यक्तिगत अनुभव व अंतःचेतना के आधार पर जो परिपक्वता मिलती थी यानी ज्ञान प्राप्त होता था वो कला का ऐसा था, मगर यहाँ प्रेक्षण व तर्क के आधार पर जो प्राप्त होता है, प्रेक्षण और तर्क के आधार पर जो प्राप्त होता है उससे ही हम प्रिय विद्यार्थी क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं या साइंस कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ आप देखोगे जो प्रेक्षण जो भी नॉलेज होगा, जो भी ज्ञान होगा, जिसका आधार होगा वो प्रेक्षण और तर्क होगा। मैंने कहा बेतर्क बात या बिना तर्क की बात विज्ञान में संभव नहीं है। कई बार मुझे आज लोग कहते हैं कि आप इस प्रकार कैसे चेंज हो गए, तो मैंने कहा कि जब विज्ञान में आई गए तो कम से कम चाशनी में डूब ही गए तो रसगुल्ले की तरह डूब करके पूरा मजा लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब विज्ञान को अपनाया है, विज्ञान को आत्मसात किया है, विज्ञान को आज से 10 साल पढ़ा है,
पढ़ा है तो विज्ञान के सिद्धांतों को अपनाना मेरा एक दायित्व बनता है, मेरा एक मौलिक कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। तो मैंने उसको पूरा अपनाया। मैं किसी भी फैक्ट सिस्टम की परिभाषा के पक्ष में नहीं रहता कभी भी। कौन कौन सी चीजें वो उसका हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान है वो प्रेक्षण व तर्क पर आधारित ज्ञान है। दूसरा है इस विज्ञान में प्रयोग, विज्ञान में जो प्रयोग है ये प्रयोग जरूरी है, ठीक है। यानी विज्ञान का जितना भी नॉलेज होगा वो सारा सारा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होगा, जिससे वस्तु है, जिससे विषय और वस्तु की क्या है परखता बढ़ती है, ठीक है। जिससे विषय और वस्तु की यानी किसी भी विषय के आधार विषय को या वस्तु को विज्ञान की कसौटी पर आप देखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वह तर्क और प्रेक्षण और प्रयोगों द्वारा गुजरना होगा। और जैसे जैसे गुजरेंगे तो वो आपके पास जो निकल करके नॉलेज आएगी तो उसकी परखता है वो बिल्कुल 100% शुद्ध मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत जो चीजें दे रखी है वो सारी प्रयोगों द्वारा प्रमाणित है। जैसे हिंदी में कहा गया कि गोया पेड़ आम का तो आम कहां से होए, लेकिन विज्ञान ने कहा कि हिंदी कई सालों से ऐसा खेल रही है कि गोया पेड़ आग का तो आम कहां से होए, क्यों नहीं होता, संभव है। तो विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान ने एक आग का पौधा लगाया। क्या लगाया प्रिय विद्यार्थियों? आग का पौधा इस प्रकार होता है। हाँ, विज्ञान ने आग का पौधा लगाया जैसे हिंदी ने। तो अब विज्ञान ने क्या किया प्रिय विद्यार्थी, विज्ञान ने आग में से ड्राफ्टिंग के माध्यम से आम को भी तैयार कर दिया। आप देखेंगे ये पौधा है वो आग का होगा, लेकिन साथ साथ में यहाँ एक साइड आग की पत्तियां हैं तो दूसरी तरफ आम की पत्तियां आपको दिखाई देंगी कई बार, ठीक है ना। तो जैसे अब यहां बात करें, इसी पेड़ आग का है मूल रूप से, लेकिन ड्राफ्टिंग के माध्यम से या कलम के माध्यम से कुछ चीजें ऐड की गई, जिसकी वजह से यहाँ आपको आग का प्रोडक्ट लगेगा और यहाँ आपको आम दिखाई देंगे, ठीक है ना। यहाँ आपको मैंगो या आम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। तो मैंने कहा विज्ञान जो भी चीजें सुनती है प्रकृति में, महसूस करती है, उनके पीछे पड़ जाती है, पड़ती है तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलती है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत मैंने कहा त्रुटिहीन ज्ञान की कोई जगह नहीं, ठीक है। यहां तक दिक्कत तो हिंदी ने कहा कि गोया पेड़ आग का तो आम कहां से होगी, मतलब आम कहां से होगा। विज्ञान ने कहा रुक जाओ, भले पेड़ आग का बोया है लेकिन इसमें आम संभव है। कैसे है, सिद्ध करो। तो सिद्ध करके बताया है लोगों के सामने। आज आपने देखा होगा इस माध्यम से लोग बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, जब बायोटेक्नोलॉजी बढ़ेंगे, जीन अभियांत्रिकी, तो जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से आज आप देख रहे हैं जीरा है 4 किलो बुआई करते हो और 40 क्विंटल हो जाता है, ठीक है। बाजरा है वो 4 किलो बुआई करते हो और 50 क्विंटल हो जाता है। तो ये क्या है, ये जीन अभियांत्रिकी का हिस्सा है, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ ऐसे गुण खास है जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से पौधों में व्यक्त किए गए या इन्वॉल्व किए गए, जिसकी वजह से आज उत्पादन है वो कई गुना बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये था विज्ञान प्रिय विद्यार्थियों और कला। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अब जो परिकल्पना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब धीरे धीरे दो चीजें सामने आती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो दो चीजें सामने आती है। एक होता है परिकल्पना, ठीक है। विज्ञान में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो दो चीजें निकल कर सामने आती है। एक होती है परिकल्पना और दूसरा होता है प्रिय विद्यार्थी वो होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत या सिद्धांत, ठीक है। अब ध्यान देना, परिकल्पना का मतलब होता है काम चलाऊ मॉडल। क्या होता है, काम चलाऊ मॉडल, ठीक है। जो भी काम चलाऊ मॉडल है यानी प्रयोग वगैरह कुछ नहीं है इसमें, जैसा तैसा है वैसा है, ठीक है। और अपना इससे काम रुकेगा नहीं, सत्य है या असत्य है इसके बारे में कोई फर्क नहीं है, इसके बारे में कोई डिस्कसिंग नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो परिकल्पना है वो उसको हम कहेंगे परिकल्पना। तो काम चलाऊ जो मॉडल है जिसकी कोई फर्क नहीं, जिसकी कोई सत्यता नहीं है, सत्यता की कसौटी से नजदीक भी नहीं है, वो सारी थ्योरियां है वो क्या कहलाएगी, वो परिकल्पना ही कहलाएगी, ठीक है। अब दूसरी ओर अब आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो परिकल्पना थी, अब धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे जैसे जैसे विज्ञान के अंतर्गत। तो एक शब्द और जुड़ेगा, उस शब्द का नाम है नियम। क्या है, नियम, जिसको हम इंग्लिश में रूल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, रूल कहते हैं।
अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि काम चलाऊ जो मॉडल था, जैसे जैसे गुजारा चल रहा था उसको तो हम परिकल्पना कह रहे थे, ठीक है। मगर एक सिद्धांत और एक नियम है, ये विज्ञान में आते हैं, तो इन सिद्धांत और नियम में से भी क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो हम बात करेंगे। अब ध्यान देना, कोई भी परिकल्पना है, मान लिया कि कोई परिकल्पना आपके सामने आ गई, उस परिकल्पना में यदि प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोगों द्वारा नियंत्रित करके या प्रयोगों द्वारा नियंत्रण करके प्रिय विद्यार्थियों इस परिकल्पना में सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है? कोई सुधार किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए क्या हो, अनुप्रयुक्त होता हो या उसे फायदा पहुंचाता हो। तो ऐसे परिकल्पना को हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ऐसी परिकल्पना हमारी सिद्धांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिद्धांत। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? और सिद्धांत, जो भी सिद्धांत होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये सिद्धांत जरूरी नहीं है कि सदैव सत्य हो, ठीक है। इस सिद्धांत की बात है, वो हमेशा सत्य हो ये जरूरी नहीं है। मगर कई बार आपने देखा होगा कि विज्ञान के अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो धीरे 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 लुप्त होते जाते हैं, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। आपको पता है जैसे कई बार लेमार्कवाद है, जैसे जो मेंडल को देखा जाए तो मेंडल ने आनुवंशिकी पर जो भी जितने प्रयोग किए उससे पहले भी कई सारे वैज्ञानिक कर चुके थे, लेकिन उसको प्रयोगों द्वारा प्रमाणित नहीं कर सके, इसलिए उन सारे नियमों को सिद्धांतों को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में मेंडल ने इसका प्रायोगिक परीक्षण करके धीरे धीरे जो कैलकुलेटेड नॉलेज प्राप्त किया उसको हम नियम कहते हैं। और जो नियम होता है वो प्रिय विद्यार्थियों फैक्ट होता है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस परिवर्तन संभव नहीं होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों, वो सिद्धांत जरूर नहीं है कि क्या हो, सत्य हो, ठीक है। हाँ, अब आगे जब हम चर्चा करें प्रिय विद्यार्थियों जब नियम की, अब नियम में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो भी त्रुटि है, ठीक है, जो भी त्रुटि है, जो भी कमियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन कमियों को समय के साथ साथ में प्रयोगों द्वारा, किसके द्वारा? प्रयोगों द्वारा दूर करते चले जाते हैं। यानी आगे बढ़ते बढ़ते समय की परिपक्वता के साथ या समय के रोल आउट के साथ साथ में इसके अंतर्गत जो सिद्धांत बने थे, उन सिद्धांतों के अंदर जो भी कमियां, जो भी त्रुटियां रही थी, उन त्रुटियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्राप्त होता है नियम, जो प्राप्त थ्योरी होता है, जो नॉलेज या ज्ञान, इस ज्ञान को हम क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? इस ज्ञान को हम नियम या रूल कहते हैं। जो भी नियम या रूल होगा अब ये सदैव सत्य होगा। ध्यान रखना, कोई भी नियम है वो सत्यता के बिना संभव नहीं है। ये जो नियम है इसकी खास बात एक ये है, ये सदैव सत्य होता है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को डाउट क्यों? क्योंकि जितना भी सिद्धांतों में कुछ कमियां रह गई थी उसको फिर से प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करके साबित कर दिया, और साबित करने के बाद में जो कैलकुलेटेड नॉलेज था, ठीक है ना, हाँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? नियम कहेंगे। तो नियम की एक खास बात यह है, वो हमेशा सत्य होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा उदाहरण के तौर पर ऊष्मागतिकी का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना। तो ये सारा जो नियम था, ये नियम है, इसमें किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, जब इसको भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, चाहे 10वीं की 8वीं की 6वीं की कुछ भी हो, तो उस समय विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन ये बीच में आएगा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। शब्द क्या आया है? गुरुत्वाकर्षण। तब एक मुझे कहानी याद आती है, वो क्या है ध्यान दीजिए। आपको पता है कि इस गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो हाईजैक न्यूटन ने की थी। किसने की थी? हाईजैक न्यूटन ने। आपने न्यूटन नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम है प्रिय विद्यार्थी, वो है हाईजैक। क्या है? हाईजैक। जब ये न्यूटन आर्ट्स का विद्यार्थी था, एक दिन आर्ट्स का विद्यार्थी था, क्लास में बैठा था, प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते शरारती थे, मेरी तरह हो सकता है बचपन में, तो उनको कुछ लगा, जैसे उन्होंने आर्ट्स में कुछ पढ़ाया कि माना कि महात्मा गांधी थे, उनकी डेथ फलां तारीख को हुई। इनके दिमाग में आता था कि ये डेथ क्यों हुई। अब शिक्षक अचरज में पड़ जाता था कि
कैसा ट्यूशन कर रहे हैं, कैसी कैसी चीजें कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि शिक्षक जब पढ़ा रहा है आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ टॉपिक जब पूछते हैं बच्चे, तो शिक्षक को भी गुस्सा आ जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्लास से बाहर कर देते हैं। शिक्षक को या प्रोफेसर को गुस्सा आया, न्यूटन को बाहर कर दिया। न्यूटन को बाहर कर दिया। न्यूटन को लगा कि पहले तो घर से परेशान, घर से कॉलेज आए, यहाँ भी कुछ अमन चैन नहीं है। यहाँ से शिक्षक ने बाहर निकाल दिया, चलते हैं कहीं बाजार की तरफ। बाजार में वो जाते हैं, और जाते हैं तो एक सिटी के अंतर्गत, जिस सिटी में वो रह रहे थे वहां एक पार्क बना होता है। पार्क के नीचे या पार्क के वहां पार्क के अंदर जाकर के एक जो पेड़ होता है एप्पल का, किसका प्रिय विद्यार्थियों, एप्पल या सेब का प्रिय विद्यार्थी जो पेड़ होता है, इस एप्पल के पेड़ के नीचे छाया में जाकर के बैठ गए। जैसे ही बैठे तो ऊपर से भड़ाक से पका हुआ फल टूटा, और टूट करके न्यूटन के सिर में लगा, और न्यूटन के सिर जो ऐसे था जैसे बाल बिल्कुल थे ही नहीं। ठीक है, अब आपको पता है कि एप्पल का फल इतना ऊंचाई से, यानी लगभग 10-15 मीटर ऊंचाई से गिरे और सिर में बाल ना हो तो कैसा लगेगा। आपने ओले देखे होंगे, बारिश के मौसम में ओला किसी के लगा हो तो ज्ञात होगा कि जब ऊपर से आती हुई चीजें, गतिशील वस्तुएं आकर के सिर से टकराती है तो कितना दर्द होता है। अनुभव किया उसने कि घर से परेशान, कॉलेज में प्रोफेसर साहब ने निकाल दिया, यहाँ आकर के शांति के लिए, अमन चैन की दुआओं के लिए आकर के बैठा था, कुछ समय आराम के लिए, लेकिन यहाँ भी सेब का जो फल है वो आकर के मेरे सिर पर क्यों गिरा, ये टूटने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया। इसको गुस्सा आया, किसको, हाइजैक न्यूटन को। तो न्यूटन ने उस वस्तु को, उस सेब को लिया और बार बार ऊपर फेंका गुस्से में कि ये नीचे क्यों आया, मैं इसको ऊपर भेजता हूं। लेकिन सेब ऊपर फेंकी जरूर गई, लेकिन उसका जैसे ही अंतिम वेग 0 हुआ तो सेब पुनः धरती की तरफ टपकना शुरू हो गई। ऐसा उन्होंने हजारों बार किया लेकिन सफल नहीं हुए ऊपर भेजने में। तब उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज है जो यहां आप देख रहे हैं, मैं बार बार प्रयास कर रहा हूं ऊपर धकेलने की, लेकिन ये ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे आकर के जमीन पर गिरती है। तो उन्होंने खोज की, और खोज करने के बाद में जो परिणाम हुआ प्रिय विद्यार्थियों, परिणाम क्या निकला, परिणाम निकला, उन्होंने कहा दुनिया के अंतर्गत या प्रकृति में या ब्रह्मांड में एक ऐसा भी बल होता है जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुओं को जमीन की ओर खींचता है। उस बल का नाम दिया उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, क्या, ग्रेविटेशन। ठीक है ना, उस बल का नाम दिया प्रिय विद्यार्थियों ग्रेविटेशन। क्या दिया, ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। फिर उन्होंने पता लगाया और गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर आज बहुत बड़ी विज्ञान में ऊंचाइयों तक, या बहुत बड़ी ऊंचाइयां, बहुत बड़े आयाम स्थापित हो चुके हैं ग्रेविटेशन के मार्फत। ठीक है ना, तो ये सारे मैं कहना क्या चाहता था, बीच स्टोरी इसलिए मैंने बता दी। कहना ये चाहता था कि जो विज्ञान के अंदर सिद्धांतों में थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी, उस कमी पेशी को प्रयोगों द्वारा प्रमाण करके, खोज करके, रिसर्च करके यदि प्राप्त नॉलेज होता है, उस नॉलेज को हम नियम कहते हैं। नियम हमेशा हमेशा या सदैव सत्य ही होते हैं, इसमें असत्यता कुछ भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा प्रमाणित नॉलेज होता है। और मैंने कहा प्रयोगों द्वारा प्रमाणित नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान में कोई भी फैक्ट थ्योरी की जगह नहीं है। यदि कोई फैक्ट थ्योरी है भी तो वो समय के साथ साथ में क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, वो समाप्त हो जाएगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अब दूसरी बात, जैसे जैसे आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, रोल आउट हुआ, तो 18वीं सदी में, 18वीं सदी तक जो हमारा जो विज्ञान है, ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान हुआ करता था। विद्यार्थियों क्या हुआ करता था, प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, और इस सभी प्रकार की जो विज्ञान थी वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती थी, और इसे हम नेचुरल साइंस कहते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आवश्यकताएं बढ़ी तो आगे जाकर के 19वीं सदी के अंतर्गत या 18वीं सदी के बाद में प्रिय विद्यार्थियों, कब 18वीं सदी के बाद की हम बात करें तो 18वीं सदी के बाद में विज्ञान है वो धीरे धीरे 2 शाखाओं में बनती। कैसे, 18वीं सदी के बाद, 18वीं सदी के बाद की चर्चा करें तो विज्ञान है प्रिय विद्यार्थियों वो 2 शाखाओं में बनती। कौन सी, पहला है भौतिक विज्ञान। ठीक है, पहला है प्रिय विद्यार्थियों भौतिक विज्ञान, और दूसरा है जीव विज्ञान। क्या है, दूसरा है जीव विज्ञान। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो 18वीं सदी के बाद विज्ञान है वो 2 पार्ट में या 2 भागों में, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। अब देखा यह गया कि इस विज्ञान या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव जितनी भी वस्तु हैं, ठीक है, निर्जीव वस्तुएं जितनी भी है, उन निर्जीव वस्तुओं के सिद्धांतों का जो अध्ययन होता था वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था। और बाकी जो जीव जंतु बचे थे, उन जीव जंतु
या प्राणियों का जो अध्ययन किया जाता था वो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इस भौतिक विज्ञान के अंदर आइजैक न्यूटन ही थे, ऐसा नहीं है, मगर कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों में अपने मुकाम हासिल किए, अपने रिसर्च किए, अपने आविष्कार किए, मगर जनरली तौर पर देखा जाए तो विज्ञान के जनक के रूप में आइजैक न्यूटन को या न्यूटन का जो नाम है वह सामने आता है। आइजैक न्यूटन जो है विद्यार्थी, इसको भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि न्यूटन ने ही विज्ञान को स्थापित किया है, इसमें विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिकों का समूह था, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस विज्ञान को स्थापित किया, मगर ज्यादातर देखा जाए तो जनक के तौर पर यानी आइजैक न्यूटन का नाम ही सामने आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने जो चीजें सर्च की है वो वास्तव में यूनिक चीजें थी। ठीक है, अब दूसरी बात करें प्रिय विद्यार्थियों जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान जीवों या प्राणियों का जो अध्ययन था जिस शाखा के अंतर्गत किया था, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से ये डिफिकल्ट हो गया दोनों को एक साथ, तो समय बढ़ी, समझ बढ़ी, तो धीरे धीरे ये विभाजित होगी और दो शाखाओं में थी। ठीक है, तो इस ऐसा नहीं है कि इस विज्ञान के अंतर्गत भी किसी व्यक्ति विशेष वैज्ञानिक ने ही काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अरस्तु है जो प्रिय विद्यार्थी, क्या है? अरस्तु, और ये अरस्तु है ये विज्ञान का जनक कहलाता है। क्या कहलाता है? जनक, अरस्तु। ठीक है, इसको इंग्लिश में ओरिस्टोल बोलते हैं। यहाँ प्रॉपर नाउन का अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक नाम में देखा गया है, अरस्तु को विज्ञान में ओरिस्टोल बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ये अरस्तु है विज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले जो विज्ञान या जीव विज्ञान के बारे में चर्चा की थी वो अरस्तु ही था। उसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने यहाँ प्रयास करके दिन रात विज्ञान में या जीव विज्ञान में बहुत बड़े आयाम स्थापित किए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा तो 19वीं और 20वीं सदी, प्रिय विद्यार्थियों कौन सी? 19वीं व 20वीं सदी, 20वीं और 19वीं सदी में प्रिय विद्यार्थियों इस कदर चमत्कार हुआ, यानी द्रुत गति से विज्ञान आगे बढ़ा, तेज रफ्तार से, रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो ये विज्ञान है वो आगे जा करके बहुत ज्यादा शाखाओं में अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सहूलियत की दृष्टि से बहुत अधिक शाखाओं में जाकर के बढ़ गई, अलग अलग शाखाओं में, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें भौतिक से फिर रासायनिक में अलग होगी और जीव विज्ञान में भी अलग होगी। आपने देखा होगा भौतिक में एस्ट्रोलॉजी वगैरह, खगोल शास्त्र है। यहाँ आपको पता है इंडिया में खगोल सिस्टम है वो उसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। ठीक है ना? इंडिया में जितनी चीजें कह रहे हैं उसका उस खुद को भी नॉलेज है या नहीं है। इंडिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में आप देखेंगे तो वो खगोल का एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजी का मतलब हुआ एक यूनिक पर्सन, मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होता है वही खगोल शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। लेकिन कई बार मैंने देखा चौथी फेल आदमी ग्रहों की गति के बारे में अध्ययन करता है और मुझे बताता है इधर जाएगा तो राहु है, इधर जाएगा शनि है, इधर जाएगा केतु है। मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, और विज्ञान सत्य को मानती है। मुझे इतना पता है कि जो मुझे बता रहा है वो चौथी फेल है, तो मुझे कैसे यकीन है कि ये व्यक्ति सही नहीं बता रहा है। हो सकता है कि सारी खगोल या एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम के आधार पर चीजें फैक्ट होती हो, मगर जिस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए उच्च दर्जे की बुद्धि का होना आवश्यक है, उच्च पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, लेकिन वो चीजें नहीं देखी गई, तो ये सारी चीजें मैंने देखी। तो मैंने इस सिस्टम से मैं धीरे धीरे परे होता गया और आज आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम और कुछ नहीं तो फ्रीडम लाइफ तो है। इन चीजों के बारे में हम सोचते नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बार गली रास्ता काटते लोग रुक जाते हैं और हमने देखा है कि ये चीजें कितनी पीछे है, अभी भी हम कितने पीछे हैं, है ना? तो ये चीजें प्रकृति का ऐसा है, जंगल में जाएंगे तो बिल्लियां और नेवले आएंगे, वहां आगे निकलने से हम कैसे सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें हाल से असत्य है। ठीक है ना? ठीक है, इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, कभी मौका मिला तो इसके लिए हम अलग से क्लास लगाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों जीवन की उत्पत्ति। ठीक है ना? अब ये तो विज्ञान होगी, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, अब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आता है निकल करके, वो क्या है? वो है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका हालांकि अलग से एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, मगर कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहो तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। जीवन की उत्पत्ति में वो अरबों खरबों वर्षों पहले हुई, कैसे हुई? एक ओपेरिन का सिद्धांत आता है, ओपेरिन ने एक सिद्ध करके बताया कि प्रारंभ में पृथ्वी पर केवल और केवल गैसें हुआ करती थी। वो गैसें जैसे जैसे आपसी संपर्क में आई, आपसी संपर्क में आने के बाद में रासायनिक क्रियाएं हुई और रासायनिक क्रियाओं के मार्फत जो गैसीय पदार्थ बने उसमें से मेथेन था,
और अमोनियम था, हाइड्रोजन था और जल वाष्प था। यानी मेथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन और जल वाष्प ये सभी मिलकर के धीरे धीरे एक जीव का रूप देते गए। फिर उन्होंने कहा कि जो ये पदार्थ है जैसे कार्बन है, मेथेन है और हाइड्रोजन है, ये जो कार्बनिक पदार्थ है, जल है, तो ये कार्बनिक पदार्थ या हाइड्रोजन जो पदार्थ है ये सभी मिलकर के बिजली या विद्युत व उष्मा के प्रभाव से धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित होते गए और सरल कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे जो पहले जीव का या पहले जीव के निर्माण का, प्रिय विद्यार्थियों, पहले जीव के निर्माण का जो आधार है वो क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सरल कार्बनिक पदार्थ है। यानी जो जीवन है हमारा, इस जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो हमारे जीवन की उत्पत्ति इन सरल कार्बनिक पदार्थों से हुई। कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ है? जैसे मेथेन था, ठीक है, हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के साथ साथ में क्या था प्रिय विद्यार्थियों? जल वाष्प था। क्या था? जल वाष्प, यानी वाष्प के रूप में जल था, ठीक है। और उसके साथ साथ में अपनी बात करें तो अमोनिया था। क्या था? अमोनिया। अमोनिया का मतलब होता है NH3, ठीक है। यानी ये गैसें कुछ थी, गैसें धीरे धीरे विद्युत और उष्मा के प्रभाव की वजह से धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थ बने, और सरल कार्बनिक पदार्थ है या सरल कार्बनिक पदार्थ है वो धीरे धीरे एक जीव की उत्पत्ति का क्या है? आधार माना जाता है। और जीवन की शुरुआत पहली है प्रिय विद्यार्थियों वो पानी से मानी जाती है। किससे? पानी से। यानी जीव है, पहला जीव देखने को जो मिला था वो इस पानी के अंतर्गत मिला था, चाहे पानी झील का हो चाहे समुद्र का हो। जनरली देखा गया कि समुद्र ही था। और आपने देखा होगा कि यहाँ दंत कथाओं में पढ़ा जाता है जो भगवान विष्णु है वो मीन के अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है। मीन का मतलब मछली। क्या होता है? मछली, ठीक है। और ऐसा मानते हैं दंत कथा में कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों की ने ही सृष्टि को पाया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कितना सत्य है कितना नहीं सत्य, मेरा भी अध्ययन ऐसा नहीं है और नहीं कर पाए अभी तक। कभी मौका मिला तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन जो मीन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसका मतलब होता है जो मछली आपको पता है कहाँ रहती है? पानी में। पानी कैसा हो? कुछ खारे में भी रहती है, कुछ मीठे पानी में भी रहती है। तो हम मान सकते हैं कि जो पहले जीव की उत्पत्ति है वो हमें कहाँ मिली? पानी के अंतर्गत देखने को मिली, ठीक है। धीरे धीरे जीव है वो जटिल होते गए, जटिल होते 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 आज आप देख रहे हो एक मानव है, ये जटिल जीव है। मानव के दिमाग में इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है, इसको सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल कर दिया जाए तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस मनुष्य के सारे आप देख रहे हो चीजें, ये मनुष्य के दिमाग की ही उपज है। केवल उसको अवसर मिलना चाहिए, और जैसे जैसे अवसर मिला मनुष्य ने इस्तेमाल किया दिशात्मक दिमाग को, तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत बड़े आए हैं। और परिणाम ऐसे आए हैं जिससे दुनिया अचंभित रह गई है। आप देखेंगे विज्ञान में बहुत बड़े आविष्कार होने लगे, ठीक है। और आज आविष्कार की देख रहे हैं चारों ओर चकाचौंध, और जीवन भी कितना कैसा है आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक रासायनिक संक्रियाओं यानी इन सभी के उसमें दबाव के कारण या विरुद्ध दबाव के कारण हुई। और फिर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो रासायनिक संक्रिया है, प्रकृति का मतलब इसमें हमने किसी प्रकार कोई इंटर नहीं किया, ये प्राकृतिक रूप से जैसे तैसे आपस में संपर्क में आते आते मिलती गई। तो हम मान सकते हैं कि जीवन की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक रासायनिक संक्रियाओं के या प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुई, ठीक है। यानी जीवन की जो उत्पत्ति है प्रिय विद्यार्थियों वो प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के मार्फत संभव हुई है। प्रकृति का मतलब है इसमें किसी प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष ने ह्यूमन ने इंटरफेयर नहीं किया। पहले ह्यूमन था ही नहीं, उससे पहले जीव की उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है। जो पहला जीव था वो ह्यूमन नहीं था, ये चीजें फैक्ट है, ठीक है। और अतः इसे रासायनिक विकास कहा जाता है। और जैसे ही रासायनिक प्रक्रियाओं के प्राकृतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के मार्फत जीव की उत्पत्ति हुई प्रिय विद्यार्थियों, किसकी? जीव की उत्पत्ति। तो जीव की उत्पत्ति को इस जीव की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों? रासायनिक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक विकास, ठीक है। ये था हमारा प्रिय विद्यार्थियों विज्ञान की बेसिक जानकारी।
हमने यहाँ तक जीवन की उत्पत्ति की भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, उससे पहले बहुत सारी चर्चाएं कर ली। ये वैज्ञानिक क्लास आज से रेगुलर लगाने का हम प्रयास करेंगे, आप लगातार जुड़े रहें। ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी देखने को मिला तो